बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम कुछ डेफिनेशन सीखेंगे और ये टॉपिक आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास पावर। अगर फर्ज करो एक आदमी बूढ़ा है और वो सीढ़ियाँ चढ़ के किसी एच हाइट पे जाता है तो उसने वर्क किया mgh। अब एक जवान आदमी है वो वही सीढ़ियाँ चढ़ के एच हाइट पे गया है तो उसने भी वर्क किया है mgh, लेकिन बूढ़े आदमी को वही हाइट पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा और जवान को कम टाइम लगेगा। यानी दोनों वर्क तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन जवान आदमी ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रहा है और बूढ़ा आदमी आहिस्ता आहिस्ता वर्क कर रहा है। कोई बॉडी कितना तेज़ी से काम कर सकती है या एक सेकंड में वो कितना वर्क कर रही है, इसको हम उसकी पावर का नाम देते हैं। तो हम बोलेंगे जो जवान आदमी है उसके पास पावर ज़्यादा है और बूढ़े आदमी की पावर कम है। तो पावर की डेफिनेशन है द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इज कॉल्ड पावर। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कितनी तेजी से वर्क हो रहा है, ये उसकी पावर कहलाएगी। एवरेज पावर फाइंड करनी हो तो हम टोटल वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो ये उसकी एवरेज पावर आ जाएगी। हम पावर को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम या पर सेकंड इज कॉल्ड पावर। इसके बाद एमसीक्यूज है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है वाट। वैसे तो इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, हॉर्स पावर वगैरह वगैरह, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में पावर का यूनिट है वाट। ये आपने याद रखना है। अगर पावर और टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर जब टाइम बराबर होती है वर्क यानी एनर्जी के, तो याद रखो जब भी पावर और टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो वो जो यूनिट बनेगा वो एनर्जी या वर्क का यूनिट होगा। जैसे वाट सेकंड, वाट पावर का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो वाट सेकंड एनर्जी का यूनिट है। वाट आर, किलोवाट आर, मेगावाट आर, वाट डे, वाट मिनट, ये सब पावर, ये सब एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो ये आप नोट कर लें, अक्सर बोर्ड में इस तरह का एमसीक्यूज आया है। अगर जस्ट हो वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट वगैरह वगैरह तो ये पावर के यूनिट्स हैं, लेकिन अगर इनके साथ टाइम वाला यूनिट मल्टीप्लाई हो रहा हो जैसे वाट सेकंड, वाट आर, किलोवाट आर, मेगावाट आर, गीगावाट आर, तो ये सब पावर के एनर्जी के यूनिट्स होंगे। इसके बाद वाट की डेफिनेशन करते हैं। जब किसी यूनिट की डेफिनेशन करनी हो तो सब क्वांटिटीज को यूनिट कंसीडर करना है। तो आपने बताना है पावर इज 1 वाट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो ये आपके पास वाट की डेफिनेशन हो जाएगी। पावर इज 1 वाट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो 1 वाट किसके बराबर है? इसका यूनिट है जाउल और इसका है सेकेंड, तो ये बन जाएगा जाउल पर सेकेंड। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस पावर। किसी भी बॉडी की पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पावर होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देते हैं। पावर ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। और जब हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी होती है, आपने पढ़ा है, हम साथ लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाएगी। अगर हम लिमिट ना लगाएं तो ये एवरेज पावर है, और अगर हम इस पे टाइम की लिमिट लगा दें कि अप्रोचेस टू 0 है तो ये इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगी। अब हम एक शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। पावर बराबर है F डॉट V यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जैसे आपने पढ़ा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट वर्क के बराबर होता है, इसी तरह फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट पावर के बराबर होता है। इस तरह का फार्मूला हमारे लिए तब वेरी यूजफुल होता है अगर एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स F लग रही हो और वो कांस्टेंट वेलोसिटी V के साथ मूव कर रही हो, तब उसकी पावर क्या होगी। मिसाल के तौर पे जैसे बोट प्रोपेलर होता है जो कश्ती को आगे धकेल रहा होता है, तो अगर वो उस पे फोर्स लगा रहा है F और वो बोट जा रही है विद वेलोसिटी V, तो फिर उसकी पावर फाइंड करनी हो तब हमारे लिए ये वाला फार्मूला बड़ा यूजफुल रहेगा। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है, बहुत दफा ये आ चुका है। तो आपने सबसे पहले लिखना है एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन एज, अभी हमने इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला पढ़ा तो आपने वहीं से स्टार्ट लेना है। अब इसमें वर्क की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे आपने पढ़ा W बराबर होता है F डॉट D, तो डेल्टा W बराबर होगा F डॉट डेल्टा D।
तो ये डेल्टा W की जगह पे हमने F डॉट डेल्टा D पुट कर दिया। इसमें जो F है वो हमारा कांस्टेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट, तो F डॉट को हम सेपरेट कर देते हैं, तो ये लिमिट आ गई डेल्टा D ओवर डेल्टा T। अब ये वाली जो चीज है ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसकी जगह हम लिख देंगे v, तो हमारा फार्मूला प्रूव हो गया F डॉट V। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। किलोवाट आवर एमसीक्यूज भी बहुत दफा पूछा गया है और डेफिनेशन भी शॉर्ट के तौर पे बहुत दफा पूछी गई है। ये जो हमारे घरों में मीटर है उनके जो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स होते हैं वो असल में किलोवाट आवर ही होती है। तो ये किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर इज वर्क डन इन 1 आवर, वो वर्क जो 1 घंटे के अंदर हुआ है बाई एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। अगर किसी बॉडी की पावर 1 किलोवाट है तो वो 1 घंटे में जितना वर्क करेगी उसको हम 1 किलोवाट आवर का नाम देंगे। तो ये 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्सर सवाल ऐसे आता है डिफाइन किलोवाट आवर, और तो फिर आप डेफिनेशन यहां तक लिख दें, लेकिन अगर वो प्रूव करने के लिए भी कहे तब आपने यहां तक लिखना है। अब हम इसको प्रूव करते हैं। किलो बराबर होता है 1000 के, वाट बराबर होता है जूल पर सेकंड के, और 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड के। तो ये पर सेकंड सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन गया 36000000 1 2 3 4 5 0 लगा देने जूल। तो ये अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये बन गया 3.6 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी जूल या 3.6 मेगा जूल, यही बात दोबारा लिख देंगे। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं एनर्जी। तो अक्सर आप बोलते हैं कि आज मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आज मैं काम नहीं कर सकता हूं, क्या मसला है, आज मेरी एनर्जी लो हो गई है। तो ये एनर्जी होती क्या है? तो इसकी फिजिक्स में डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी के अंदर वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है, इसको हम उसकी एनर्जी का नाम देंगे। तो एक तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, एनर्जी क्या होती है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हैं, याद रखिएगा, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हो तो हम कहते हैं इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर ये मूव कर रही हो तो इसके पास एनर्जी है। जैसे एक बुलेट रेस्ट में पड़ी है तो वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर वही बुलेट पिस्टल से फायर कर दी गई है और वो मूव करती हुई हमारी तरफ आ रही है, अब ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि अब ये मोशन में है और मोशन की वजह से इसके पास एनर्जी मौजूद है, और वो एनर्जी जब हमारी बॉडी में ट्रांसफर होगी तो फिर हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो किसी भी बॉडी के पास जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एक गाड़ी मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी है, बुलेट मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी है, कोई भी चीज जो मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, और वो वाली जो एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 12 mv²। मोशन की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है, बॉडी के मास के ऊपर कर रही है और बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर। मास जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी भी उसी हिसाब से ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हमें फोर्स फील्ड समझ आना चाहिए। तो फोर्स फील्ड समझने के लिए सबसे पहले हम फील्ड समझते हैं। फील्ड का मतलब है जगह, स्पेस। फोर्स फील्ड का मतलब है वो जगह, वो स्पेस जहां बॉडी पर फोर्स एक्ट करे। जैसे अगर कोई बॉडी अर्थ के करीब करीब है तो उस पे अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो इसको हम बोलेंगे ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अगर कोई लोहा मैग्नेट के पास पड़ा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, हम बोलते हैं वो लोहा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। अगर कोई चार्ज किसी चार्ज के पास पड़ा हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है, तो हम कहते हैं वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये तीनों फील्ड फोर्स फील्ड है। ऐसा फील्ड
जो बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो उसको हम बोलते हैं फोर्स फील्ड। और अगर कोई भी बॉडी ऐसी जगह पड़ी हो यानी फोर्स फील्ड में पड़ी हो तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। जैसे अभी ये मेरे हाथ में मार्कर है तो ये ग्रेविटी के फील्ड में पड़ा है, अभी इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो आप देखेंगे ये नीचे जा रहा है और यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। एक और भी डेफिनेशन हम करते हैं, ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेन्ड स्टेट। कंस्ट्रेन्ड स्टेट से मुराद ऐसी स्टेट जहां बॉडी रहना नहीं चाहती, हमने उसको मजबूर करके रखा हुआ है। जैसे फर्ज करो एक स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे है, हमने उसको स्ट्रेच कर दिए, अब वो स्प्रिंग यहां नहीं रहना चाहता लेकिन हमने उसको जबरदस्ती रखा हुआ है, तो इट इज अ कंस्ट्रेन्ड स्टेट। अब जब बॉडी इस हालत में होगी तब भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जब हम छोड़ेंगे तो वो वापस जाएगी। अगर आपके पास एक बॉल पेंट है, आप उसका बटन दबा देते हैं तो आप देखते हैं उसका जो नीचे स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गया है और वो कंस्ट्रेन्ड स्टेट में चला गया है। ठीक है, अभी उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है कंस्ट्रेन्ड स्टेट की वजह से। ये वाली एनर्जी भी क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड और ड्यू टू इट्स कंस्ट्रेन्ड स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट डेफिनेशन हम करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में आप एक मिसाल याद रखो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला यूज करते हैं mgh। m बॉडी का मैस है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और h बॉडी की हाइट है। लेकिन ये फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब हम ये सपोज करें कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो फिर h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो रेफरेंस पॉइंट हम जहां मर्जी बना सकते हैं। आगे हम एक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी को कंसीडर करेंगे और हम बोलेंगे कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो अगर हम ये कहें कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फिर h हाइट पे कितनी होगी? mgh। तो इसमें हमने रेफरेंस बनाया है ग्राउंड को, जिसको रेफरेंस बनाएंगे वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो सपोज करेंगे। अगर एक स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए या एक स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाए, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बुक पे एक एग्जांपल है, बहुत आसान है। एक आदमी है जिसका मैस है 70 kg, वो 4.5 मीटर हाइट सीढ़ियां चढ़ता है इन 4 सेकेंड, तो उसकी पावर क्या होगी? तो अगर वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया है तो उसका वर्क हो गया mgh और टाइम t है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे mgh ओवर t। तो mg और ht सब पता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये अब एग्जांपल आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।